बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 13 में आज हम मौजूद हैं और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम मॉडलिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग थोड़ा सा देखा था, तो उसमें कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम सिस्टम मॉडलिंग को डिटेल में देखेंगे कि सिस्टम मॉडलिंग होती क्या है और मॉडलिंग का पर्पज़ क्या है। System modeling is the process of developing abstract models of a system, with each model representing a different view or perspective of that system. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स बनाते हैं और हर एक जो मॉडल है वो सिस्टम का डिफरेंट व्यू या डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। System modeling is process of representing the system using some kind of graphical notations। तो ये सारे मॉडल्स हम कोई ना कोई ग्राफिकल नोटेशंस को यूज़ करते हुए बनाएंगे और ये सारी की सारी नोटेशंस यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML की स्टैंडर्ड नोटेशंस होंगी। और UML एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम ये सिस्टम मॉडल्स बनाते हैं और इसकी हर डायग्राम के लिए इसकी नोटेशंस डिफरेंट होंगी, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। मॉडल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस टू हेल्प डिराइव द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस्टम। अब इन मॉडल्स को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस में बना सकते हैं। डिस्क्राइब द सिस्टम टू इंजीनियर्स। अब हर फेज़ में जो हम मॉडल्स बनाएंगे उसका डिफरेंट पर्पज़ होगा। जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग फेज़ में हम मॉडल बनाते हैं उसका पर्पज़ होता है डिराइविंग रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करना, डिराइव करना, उनको हाईलाइट करना। और डिज़ाइन प्रोसेस में जो हम मॉडल बनाएंगे उसका पर्पज़ क्या है? डिस्क्राइब द सिस्टम टू द इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स हैं उनको सिस्टम डिस्क्राइब करना और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन टू डॉक्यूमेंट द सिस्टम स्ट्रक्चर। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिस्टम का जो डॉक्यूमेंटेशन बनानी है उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मॉडलिंग डिफरेंट, इट मीन्स कि मॉडलिंग जो है डिफरेंट फेजेस में भी इस्तेमाल होती है और इसके पर्पज़ भी डिफरेंट होते हैं। हर फेज़ में पर्पज़ इसका चेंज हो जाता है। यू में डिवेलप डिफरेंट मॉडल्स। अब डिफरेंट फेजेस में जो मॉडल बनेंगे वो होंगे भी डिफरेंट, ठीक है। हर फेज़ के लिए डिफरेंट मॉडल्स होंगे। यू में डिवेलप डिफरेंट मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, मॉडल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सियाको सबाक, अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग है सियाको सबाक। तो मॉडल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम। तो जो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है वो सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा और इंटरनल पर्सपेक्टिव मॉडल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट और बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम। तो जो इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है, इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव वो इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करता है किसकी? सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान और कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। समटाइम सिस्टम एक सिंगल यूनिट भी होता है, समटाइम सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, उसके मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो उन मल्टीपल पार्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव के ज़रिए से ज़ाहिर की जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव हैं जो कि सिस्टम का स्ट्रक्चर बताते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम और द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा दैट इज़ प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। तो ये डाटा का स्ट्रक्चर, सिस्टम का स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव में डिफ़ाइन करते हैं, मॉडल करते हैं। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, अब इनके नाम से जाहिर है बिहेवियर क्या है जी सिस्टम का, वो हम बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से बताते हैं। सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, क्या उसके एक्शंस होंगे। वेयर यू मॉडल द डायनामिक बिहेवियर of the system and how it respond to events।
जब कोई इवेंट अकर होगा तो कैसे इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में बताया जाता है। तो ये डिफरेंट किस्म के सिस्टम मॉडल्स हो सकते हैं। द UML हैज़ सेट ऑफ 14 डिफरेंट डायग्राम्स। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 14 पे गई हैं। पहले ये डायग्राम्स प्रीवियस इसके वर्जन में 13 थी, तो वर्जन भी इसके रिवाइज होते रहे हैं। तो 14 डायग्राम्स हैं इस वक्त। एंड सो सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम मॉडल, जो कि डिफरेंट सिस्टम मॉडल्स को बनाने में मददगार होती हैं। UML was developed in 1990s। 1990 में 1990 की दहाई में ये क्रिएट हुआ, डेवलप हुआ। और इसकी जो मेजर रिवीजन है UML 2, चूँकि इसके बेशुमार वर्जन्स आते रहे, was finalized in 2004 and now UML 2.5 लेटेस्ट वर्जन रिलीज इन 2015। ये 2015 में रिलीज़ हुआ और इसमें टोटल 14 डायग्राम्स UML की एग्जिस्ट करती हैं। द UML इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर डेवलपिंग मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये 14 डायग्राम्स। इसकी डायग्राम्स की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं, एक बिहेवियरल डायग्राम है। स्ट्रक्चर सिस्टम का स्ट्रक्चर, ढांचा, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो बिहेवियरल डायग्राम्स हैं वो सिस्टम का बिहेवियर। तो स्ट्रक्चर में क्लास डायग्राम आ जाती है, कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम और कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम। और जो बिहेवियरल हैं उसमें यूज़ केस, एक्टिविटी, स्टेट मशीन, सीक्वेंस, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन ओवरव्यू एंड टाइमिंग डायग्राम। तो ये टोटल 14 डायग्राम्स हैं UML में। हाउएवर अ सर्वे इन 2007, कुछ साइंटिस्ट ने सर्वे किया, एरिक्सन एंड CO। उनका सर्वे क्या बताता है? शोड दैट मोस्ट यूजर्स ऑफ द UML थॉट दैट 5 डायग्राम टाइप्स कुड represent द एसेंशियल्स ऑफ अ सिस्टम। कि जो 5 डायग्राम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिस्टम के एसेंशियल पार्ट्स को मॉडल कर देती हैं। यानी कि सिस्टम की मॉडलिंग के लिए ये 5 डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये 5 डायग्राम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम क्या करती है? शोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस और इन डाटा प्रोसेसिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम यूज़ करते हैं एक्टिविटी मॉडल बनाने के लिए। फिर यूज़ केस डायग्राम है, शोज़ इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये सिस्टम और उसकी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ केस डायग्राम यूज़ की जाती है। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको एक यूज़ केस डायग्राम और एक गालिबन एक्टिविटी डायग्राम भी आपको बताई थी। फिर सीक्वेंस डायग्राम है, इसके बारे में भी डिस्कस हुआ था। शो इंटरेक्शंस बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स। तो सीक्वेंस डायग्राम में हम इसमें एक्टर्स भी शामिल होते हैं, इसमें सिस्टम और सिस्टम के कंपोनेंट्स भी शामिल हैं, जो कि एक्टिविटी का इंटरेक्शन और उसका सीक्वेंस बताने के लिए, मॉडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लास डायग्राम है, शो द ऑब्जेक्ट क्लासेस इन द सिस्टम एंड द एसोसिएशंस बिटवीन दीज क्लासेस। और स्टेट डायग्राम्स शो हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। तो ये 5 डायग्राम ऐसी हैं, 5 मॉडल ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी डायग्राम्स यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी पे आती हैं। अच्छा, अब इनमें ये जो 14 डायग्राम्स थे उसमें ये आप देखें, यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, ये 4 डायग्राम तो बिहेवियरल हैं, जो कि सिस्टम का बिहेवियर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और एक डायग्राम स्ट्रक्चरल डायग्राम, जो 5 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट डिस्कस की गई, वो उन 5 में से 4 बिहेवियरल डायग्राम्स हो गई और 5वीं स्ट्रक्चरल डायग्राम। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगा कि लाजमी नहीं है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते वक्त सिर्फ ये 5 डायग्राम्स ही बनाएंगे, ठीक है, या फिर ये सिर्फ 5 डायग्राम्स ही बनाई जाती हैं। ये सिर्फ एक रिसर्च के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक ये वाली 5 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं।
इनके अलावा डायग्राम्स भी हम बना सकते हैं या फिर हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं कॉन्टेक्स्ट मॉडल। कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है किसी भी सिस्टम के सियाको सुबा को, उसके एनवायरनमेंट को हम सिस्टम के साथ डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मॉडल बेसिकली ये स्पेसिफिकली कोई प्योर यूएमएल डायग्राम तो नहीं है, इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे कई यूएमएल डायग्राम्स भी पाई जाती हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट मॉडल ज़्यादा ये डीएफडी जो हमारी डाटा फ्लो डायग्राम होती है, आपने गालिबन पढ़ी होगी डेटाबेसेस में, तो ये डीएफडी की जो लेवल 0 डायग्राम है उसके ज़्यादा करीब है। At an early stage in the specification of a system, you should decide on the system boundaries. तो सिस्टम बाउंड्रीज को डिसाइड करते वक्त हम कॉन्टेक्स्ट मॉडल बनाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स वर्किंग विद सिस्टम स्टेक होल्डर। अब ज़ाहिरी बात है हम सिस्टम के स्टेक होल्डर्स के साथ वर्क करते हैं अर्ली स्टेजेस में, टू डिसाइड व्हाट फंक्शनैलिटी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम। तो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके हम डिसाइड करेंगे कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या क्या हमने इसमें शामिल करनी है। व्हाट इज़ प्रोवाइडेड बाय सिस्टम्स एनवायरनमेंट, और सिस्टम के एनवायरनमेंट से क्या क्या मिलेगा सिस्टम को। अब सिस्टम के एनवायरनमेंट से मुराद क्या है कि हो सकता है जो सिस्टम हम बना रहे हैं, कोई भी सिस्टम जो हम बना रहे हैं, उस सिस्टम के बनाने के साथ साथ इस सिस्टम को कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट भी कुछ डाटा प्रोवाइड कर रहा हो या कुछ फीडबैक दे रहा हो, ठीक है, या फिर इस सिस्टम ने किसी दूसरे सिस्टम को कोई डाटा देना हो। बात समझ आई? तो हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिस्कस करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम्स एनवायरनमेंट। सिस्टम एनवायरनमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेगा, किस किस को क्या क्या या क्या क्या चीज़ें किसी दूसरे एनवायरनमेंट से लेगा। A system context model or diagram that defines the boundary between the system or part of a system and its environment। अब यहाँ से भी बात समझ आ रही है कि जो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट मॉडल है या डायग्राम है, ये सिस्टम या पार्ट ऑफ सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो है ना वो इंट्रैक्शन को शो करता है, या उसके कंपोनेंट्स को, उसकी बाउंड्रीज़ को शो करता है। इट मीन्स के सिस्टम एक सिंगल यूनिट भी हो सकता है और सिस्टम पार्ट्स में भी कंसिस्ट कर सकता है, कि सिस्टम के पार्ट्स भी हो सकते हैं और वो पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। दिस मॉडल इज़ अ हाई लेवल व्यू ऑफ अ सिस्टम। ये सिस्टम का एक हाई लेवल व्यू है। हाई लेवल को आपको याद है कि हाई लेवल को हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट लेवल। System context model represent all external entities that may interact with the system। अब ये जो इंट्रैक्शन करते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज़, ये इंट्रैक्शन दो तरह की हो सकती है, ठीक है। या तो ये सिस्टम को कुछ दे रहा है, ठीक है, अगर ये हमारा सिस्टम है तो या तो जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं ये सिस्टम को कुछ प्रोवाइड कर रही होंगी, सिस्टम को इनपुट दे रही होंगी, या फिर सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कुछ आउटपुट दे रहा होगा। बात समझ आई? जैसे मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, अगर एक एयर कंडीशनर है, ऐसी है, और वो सिस्टम जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल रूम जो है, अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो वो रूम को कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कॉन्टेक्स्ट को, वो एनवायरनमेंट को कूल कर रहा होता है, ठीक है। जबकि जो दूसरा एक इसका और पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पर इसका आउटर पड़ा होता है वहाँ पर ये एक और किस्म की आउटपुट भी दे रहा है, जो आमतौर पे गर्म हवा की सूरत में होती है। और इसके अलावा सिस्टम ले क्या क्या रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, वापडा या कोई और सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। तो सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इंट्रैक्शन बताते हैं विद इट्स एनवायरनमेंट। सच अ डायग्राम पिक्चर्स द सिस्टम एट द सेंटर में सिस्टम हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है विद नो डिटेल्स ऑफ इट्स इंटीरियर स्ट्रक्चर। और सेंटर में सिस्टम होगा लेकिन सिस्टम की डिटेल्स नहीं होंगी कि सिस्टम क्या है, सिस्टम के फर्दर सब कंपोनेंट्स उसके अंदर क्या क्या हैं, वो कैसे काम कर रहा है, कोई डिटेल नहीं होगी। सराउंडेड बाय ऑल इट्स इंटरेक्टिंग सिस्टम्स,
अब इस मेन सिस्टम के सराउंडिंग में डिफरेंट सिस्टम्स होंगे जो कि इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि ये सिस्टम हो सकता है बाकी किसी और सिस्टम्स के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा हो, या तो उनको कुछ दे रहा हो, ठीक है, या उनसे कुछ ले रहा हो, जो भी डाटा इनपुट हो रहा है, डाटा आउटपुट हो रहा है, या जो भी इंटरेक्शन हो रही है और इसकी एक्टिविटीज़। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैन बी डिवेलप्ड विद द यूज़ ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। दो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दो हम कह लें कि नोटेशंस हैं, दो किस्म की हमारे पास ग्राफिकल नोटेशन है जिनको यूज़ करते हुए हम ये कॉन्टेक्स्ट मॉडल बनाते हैं। कौन कौन सी नोटेशन हैं वो हम देखते हैं। एक है एंटिटीज़, एक्टर्स, ये हमारे लेबल्ड बॉक्सेस होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ठीक है। वन इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम एंड अराउंड इट मल्टीपल बॉक्सेस फॉर ईच एक्सटर्नल एक्टर। तो एक बॉक्स सेंटर में होगा जो कि सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी बॉक्सेस, इसके मल्टीपल बॉक्सेस डिफरेंट एक्सटर्नल एक्टर्स को, एक्सटर्नल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर रिलेशनशिप होती है, लेबल्ड लाइंस होती हैं बिटवीन द एंटिटीज एंड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल से यू आर डिवेलपिंग द स्पेसिफिकेशन फॉर द पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेंटल हेल्थ केयर। अगर हम किसी ऐसे सिस्टम की बात करें जो कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ केयर का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेंटल हेल्थ केयर, दिस सिस्टम इज इंटेंडेड टू मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स अटेंडिंग मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स एंड द ट्रीटमेंट्स दैट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड। तो ये कुछ इस तरह का हमारा कॉन्टेक्स्ट मॉडल बन जाएगा। ये देखें, दरमियान में सिस्टम इटसेल्फ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, MHC मेंटल हेल्थ क्लिनिक, PMS पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सेंटर में सिस्टम इटसेल्फ आ गया। अब ये इसके एनवायरनमेंट के साथ किन किन सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम एक और सिस्टम है जिसके साथ इसने MHC PMS ने इंटरेक्ट करना है। एडमिशन सिस्टम है, प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम है, अपॉइंटमेंट सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स सिस्टम और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। अब हर सिस्टम अपना अपना काम कर रहा है। पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम में पेशेंट का रिकॉर्ड रख रहा है, एडमिशन सिस्टम पेशेंट को एडमिट करने के लिए, प्रेस्क्रिप्शन वो उसको प्रेस्क्राइब करने के लिए मेडिसिन वगैरह, और अपॉइंटमेंट देने के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम, और डिफरेंट पेशेंट की रिकवरी के बारे में स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स सिस्टम होगा, और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में डिफरेंट रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। और दरमियान में क्या है, मेंटल हेल्थ, ठीक है जी, ये मेंटल हेल्थ जो है वो पेशेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम दरमियान में पड़ा हुआ है जी। कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स नॉर्मली शो दैट द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सेवरल अदर ऑटोमेटेड सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे बताना वो जहन से निकल गई कि मैंने आपको इस सिस्टम को DFD लेवल 0 के साथ कंपेयर किया था। तो DFD लेवल 0 जो डायग्राम होती है उसमें नॉर्मली बिल्कुल ऐसे ही हम लेवल 0 डायग्राम बनाते हैं, लेकिन डिफरेंस मेन ये होता है कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं वो सिस्टम दरमियान में ही रिजाइड करता है, लेकिन उसको हम आमतौर पे सर्कल की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और साथ एरोज यूज़ करते हैं। अगर कोई सिस्टम कुछ दे रहा है, कोई एंटिटी कुछ दे रही है या कोई एंटिटी कुछ ले रही है, तो उसको हम डायरेक्टेड एरोज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एंटिटी इसको ये आउटपुट जा रही है, ये एंटिटी सिस्टम को ये इनपुट दे रही है, ठीक है। तो वहाँ पर DFD लेवल 0 डायग्राम में हम दरमियान में सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन सिमिलैरिटीज़ इस तरह से हैं कि वहाँ पर भी सिस्टम सेंटर में आता है और यहाँ पर भी सेंटर में है। वहाँ पर भी सराउंडिंग में एंटिटीज़ या उसके एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर भी सराउंडिंग में एंटिटीज़ या एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। Context models normally show that the environment includes several other automated systems। तो ये आमतौर पे environment के different automated system के साथ interaction show करता है। However, they do not show the types of relationship। Types of relationship नहीं बताई जाती between the system in the environment and the system that is being specified। जो environment में systems हैं और जो actual system है इसकी आपस की
रिलेशनशिप टाइप नहीं बताई जाती, लेकिन सिर्फ इंटरेक्शन बताया जाता है। एक्सटर्नल सिस्टम्स माइट प्रोड्यूस डाटा फॉर और कंज्यूम डाटा फ्रॉम द सिस्टम। अब यहाँ पर देखें, ये बात क्लियर उसने बता दी कि जो एक्सटर्नल सिस्टम है या तो वो डाटा प्रोड्यूस करते हैं फॉर एक्चुअल सिस्टम, ठीक है, और कंज्यूम डाटा फ्रॉम द सिस्टम, या फिर वो डाटा को कंज्यूम भी कर सकते हैं जो कि सिस्टम ने प्रोड्यूस किया। तो यही आपको बता रहा था कि जो DFD लेवल 0 है वहाँ पर डायरेक्टेड एरोज दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टेड एरोज बहरहाल नहीं है, सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। दे माइट बी कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू अ नेटवर्क और नॉट कनेक्टेड एट ऑल। तो ये जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, एक्चुअल सिस्टम और उसके जो एनवायरनमेंट में सिस्टम्स हैं, वो आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, और ये नेटवर्क के ज़रिए से भी हो सकते हैं और विदाउट नेटवर्क भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें फर्दर ये भी है कि वो एक बिल्डिंग में रिजाइड कर सकते हैं और अदर बिल्डिंग्स में भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज रिलेशंस में अफेक्ट द requirements and design of the system being defined and must be taken into account। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये सिस्टम डेवलप करने में अपना रोल प्ले करती हैं, पार्ट इनका होता है। और दूसरी बात एक आपको इम्पोर्टेंट मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा UML डायग्राम्स या जो 5 डायग्राम्स हैं, इनके बारे में लाजमी तौर पे उम्मीद होती है कि एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, और मैं आपको अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा हम अभी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हमने कर ली हैं, तो आइंदा लेक्चर्स में मैं आपको पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो बहरहाल ये जो टॉपिक है, ये जो 4-5 डायग्राम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनमें से पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है। सिंपल कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद अदर मॉडल्स सच एज बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स। तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट मॉडल के साथ हम बिजनेस प्रोसेस मॉडल को भी इंक्लूड करते हैं। दीज डिस्क्राइब ह्यूमन एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसेस इन विच पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम आर यूज्ड, ठीक है। तो इसके साथ जो बिजनेस प्रोसेस मॉडल की बात की गई है उसको हम एक्टिविटी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। एक्टिविटी डायग्राम्स आर इंटेंडेड टू शो द एक्टिविटीज़ दैट मेक अप अ सिस्टम प्रोसेस। तो एक्टिविटी डायग्राम में सिस्टम की एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, और एक्टिविटीज़ का फ्लो बताया जाता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ फ्लो उसका क्या किस तरह से होगा। द स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस इज इंडिकेटेड बाय अ फील्ड सर्कल। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जो स्टार्ट है प्रोसेस का वो फील्ड सर्कल बिल्कुल इस तरह से दिखाया जाएगा, जैसे ये स्टार्ट समझ लें आप, ये क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है सिस्टम का। और जो एंड है इसका एक्टिविटी डायग्राम का, वो एक फील्ड सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल, इस तरह से एक सर्कल होगा, तो ये एंड होगा, ठीक है। इस तरह का जो सर्कल है, ये जो मैंने जिसके राउंड में एक और रेड सर्कल बना दिया, ये एंड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला सिंपल सर्कल फील्ड सर्कल वो स्टार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। रेक्टेंगल्स विद राउंड कॉर्नर्स रिप्रेजेंट एक्टिविटीज़, और फिर जो हमारे पास रेक्टेंगल्स होंगी, राउंडेड कॉर्नर, ओवल्स नहीं होंगे, राउंडेड कॉर्नर्स होंगे, वो एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। दैट इज़ द स्पेसिफिक सब प्रोसेस दैट मस्ट बी कैरिड आउट, और वो सिस्टम का सब प्रोसेस भी होगा। यू में इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिविटी चार्ट, हम ऑब्जेक्ट्स भी शामिल कर सकते हैं। समटाइम्स पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में बी डेंजर टू अदर्स और टू देमसेल्व्स। अब जो हम एक्टिविटी डायग्राम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका ये सारा सिनेरियो बता दिया कि बाज़ का जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट, वो अपने आप के लिए या दूसरों के लिए डेंजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दे में देयर फोर हैव टू बी डिटेन्ड, उनको डिटेन कहते हैं, उनको नज़रबंद करना, उनको किसी कमरे में बंद कर देना। ये जेल की तरह से तो नहीं होता, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि एक कमरे में उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। दे में देयर फोर हैव टू बी डिटेन्ड अगेंस्ट देयर विल, यानी कि उनकी विल के अगेंस्ट उनको ये काम किया जाता है, चूँकि वो अपने लिए दूसरों के लिए ख़तरे का बायस हो सकते हैं। इन अ हॉस्पिटल सो दैट ट्रीटमेंट कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। विदाउट एनी प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि दे
दे शुड नॉट हार्म देयर सेल्फ और अदर्स, इस तरह से उनको डिटेन किया जाता है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द MHCPMS मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ टू इंश्योर दैट सच सेफगार्ड आर इम्प्लीमेंटेड। तो ये एक एक्टिविटी डायग्राम है और इसको प्रोसेस मॉडल हम कह सकते हैं। प्रोसेस मॉडल ऑफ इनवॉलंटरी डिटेंशन, वॉलंटियर नहीं है, ये वॉलंटरीली डिटेन नहीं किए गए वो, बल्कि अगेंस्ट देयर विल उनको डिटेन किया गया है पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, डेंजर क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी डायग्राम है। जैसे ये देखिए स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी डायग्राम आपको बताया था, स्टार्ट सैम्बल। तो स्टार्ट हो रहा है एक्टिविटी डायग्राम का कंफर्म डिटेंशन डिसीजन। ऐसे पेशेंट जिनका डिटेंशन डिसीजन कंफर्म हो चुका है, वहाँ से हम ये एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। उनके साथ 2 प्रोसेस होंगे। एक तो इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ राइट्स, तो इन्फॉर्म किया जाएगा पेशेंट ऑफ राइट्स, ये प्रोसेस एक परफॉर्म किया जाएगा। फिर रिकॉर्ड डिटेंशन डिसीजन, फिर जो उनका डिटेंशन डिसीजन है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और इसके साथ हमारा जो सिस्टम है MHCPMS वो इंटरेक्ट कर रहा है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये डिसीजन बॉक्स है, ठीक है जी। इफ़ पेशेंट्स आर डेंजरस, मच डेंजरस, तो फिर क्या करना है। इफ़ दे आर नॉट डेंजरस, फिर क्या करना है। इफ़ दे आर डेंजरस, तो फिर क्या करना है जी, देखें, फाइंड सिक्योर प्लेस। सिक्योर प्लेस किस तरह की हो सकती है, ट्रांसफ़र टू पुलिस स्टेशन। अगर तो नहीं अवेलेबल सिक्योर प्लेस, तो फिर उनको पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अवेलेबल, इफ़ सिक्योर प्लेस इज़ अवेलेबल इन हॉस्पिटल, देन ट्रांसफ़र टू सिक्योर हॉस्पिटल। उनके लिए कोई सेपरेट रूम हो सकता है जिसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ ना हो, कोई ऐसा कमरा जो बिल्कुल एम्प्टी हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि जिनको पकड़ के वो किसी दूसरे को या चीज़ों को या पर्सनस को डेंजर में डाल दें। और अगर तो वो डेंजरस नहीं है तो फिर उनको सिंपली हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। और ये सारा जो प्रोसेस है, ये एक और सिस्टम है एडमिशन सिस्टम, उसकी हेल्प के साथ ये सारा एडमिशन होगा। चाहे वो पुलिस स्टेशन में एडमिट होते हैं, ठीक है, इफ़ इन हॉस्पिटल देयर आर नो सफिशिएंट फैसिलिटीज़, फिर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे। अगर हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हैं डिटेन करने की, फिर वो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के साथ सिक्योर रहेंगे। और अगर वो डेंजरस थे ही नहीं, तब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे with other patients because they are not dangerous, they could not harm others। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इन्फॉर्म सोशल केयर, ये प्रोसेस है। इन्फॉर्म नेक्स्ट टू किन, जो उस पेशेंट का उसकी फैमिली का मेंबर है जो उसको टेक केयर कर रहा है, जिसने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। और अपडेट रजिस्टर, फिर रजिस्टर भी अपडेट किया जाएगा, ठीक है। सिस्टम यानी कि जो हमारा पेशेंट के रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो अपडेट किया जाएगा और साथ ही हमारी एक्टिविटी एंड हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 2 डायग्राम्स देखी हैं, कॉन्टेक्स्ट मॉडल या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देखी है और एक एक्टिविटी डायग्राम देखी है। तो मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो कोई क्वेश्चन भी आपको एज एन असाइनमेंट असाइन कर दूँ, थोड़ा सा हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और साथ आपका क्वेश्चन जो पेपर में आने हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली हम जो बाकी डायग्राम्स हैं उन पे बात करेंगे। तो आज के लिए इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।